साथियों, यदि आप भी लोन लेने जा रहे हैं, किसी तरह का भी लोन, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं उन बातों के बारे में बता देता हूँ। क्योंकि अभी हमने देखा जो लोग लोन लेने जा रहे हैं या लोन ले लेते हैं, उस समय पर वो कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, कुछ पेपर का ध्यान नहीं रखते और बाद में समस्या आनी शुरू होती है जब लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है या किसी कारण जिसने लोन लिया, वो व्यक्ति नहीं रहता, बड़ी समस्या आती है। सबसे पहली बात तो जब भी आप लोन लें, मैंने बार-बार कहा है, कर्ज़ा क्यों चल रहा है और क्यों लोग कर्ज़े की दलदल में फँस रहे हैं, आप देख लें क्या जेन्युइन आपको पैसे की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है, कहीं से व्यवस्था की जा सकती है, तो अननेसेसरी लोन का बर्डन अपने ऊपर ना डाला जाए। क्योंकि एक बार आपने लोन ले लिया, तो और ख़ासकर से जब प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करके ले लिया, अपना ऑफ़िस रख दिया, अपनी फैक्ट्री रख दी, आपको लगता है मैं पैसा चुका दूँगा, सिस्टम बन जाएगा, ये पैसा आने के बाद यहाँ से अर्निंग हो जाएगी, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर नहीं हुआ तो? तो सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी लोन लें, पहले देख लें कि आपको लोन की वाक़ई ज़रूरत है कि नहीं है। अगर वो कहीं से व्यवस्था हो सकती है, तो पहली प्रायोरिटी उसको दें। अगर कहीं से लिक्विफ़ाई होकर के भी कोई चीज़ डिस्पोज़ ऑफ करके, लिक्विफ़ाई करके, कोलेटरल को निकाल करके, रिलीज़ करके आपके पास कॉर्पस आ सकता है, फंड आ सकता है, वहाँ से यूज़ करें। नहीं आ सकता है, लोन लेना ही है, ज़रूरत पड़ गई है कि अब इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो यदि मॉर्टगेज लोन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी का लोन ले रहे हैं या कोई भी चीज़ रख कर के लोन ले रहे हैं, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू का लोन लीजिए। भले ही ड्यूरेशन मैक्सिमम ले लीजिए, भले ही आप थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा पे करेंगे, भले ही थोड़ा पैसा ज़्यादा जाएगा, मैक्सिमम ले लीजिए। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। अब उसकी सर्किल रेट वैल्यू तो 50 लाख 25 लाख, 30 लाख है। उस पर लोन मिलेगा 80% का, तो 20-25 लाख रुपए लोन मिलेगा उस पर। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 20-25 लाख रुपए के लिए हमने मॉर्टगेज कर दी। अब अगर कभी डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो ये प्रॉपर्टी चली जाएगी सब। और वो जो 20 लाख या 25 लाख रुपए लोन है ना, उसको बढ़ा-बढ़ा कर पेनल्टी, इंटरेस्ट, सरचार्ज वो बढ़ा-बढ़ा करके पता चला वो अमाउंट ही उसने 80 लाख कर दिया, कभी आप चुका ही नहीं पाएँगे। बहुत सारे लोग ऐसे ही कर्ज़े की दलदल में फँस रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा, शुरुआत में गलती कर दी। दूसरा, जब शुरुआत में कर रहे हैं, तो 2, 4, 5 जगह से पता कर लें भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, तो कितना बनेगा? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कितना बनेगा? कितना अमाउंट आप ले रहे हैं और कितना आपको जमा करना है? अमाउंट भी टोटल कैलकुलेट कर लें और 2, 3, 4 जगह से कंपेयर कर लें। क्योंकि हर बैंक का, हर एनबीएफसी का, हर एक के रूल अलग-अलग हैं। और जब आपके सामने वो फिगर होगी, तो आप देख लें कि जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये पैसा जहाँ से चुकाएँगे, कितना पैसा आप ले रहे हैं और कितना आपको देना है? क्या ये प्रैक्टिकल है? कहीं ऐसा तो नहीं अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाएगा? और पूछ लीजिए कि अगर बाय चांस मैं पैसा नहीं भर पाता हूँ, अगर मैं फोरक्लोज़र कराना चाहता हूँ, तो कितना चार्ज लगेगा? अगर मेरी ईएमआई बाउंस हो जाती है, मेरा एनपीए हो जाता है, तो क्या स्थिति आएगी? अगर मेरे पास 13/2 13/4 का नोटिस आएगा, उसके बाद क्या परिस्थिति आएँगी? क्या मैं लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? लोन लेने से पहले ये सब बातें कर लें। और उसको भी पता चल जाएगा, जो बैंकर लोन दे रहा है, उसे भी पता चल जाएगा आप पढ़े-लिखे हैं, समझदार हैं, क्योंकि लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो बात कर लेते हैं, इंटरेस्ट कितना लगेगा जी। ये बातें नहीं करते कि लोन रीस्ट्रक्चर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या मैं अगर लोन को फोरक्लोज़र करना चाहूँ तो कितना चार्ज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? ये जो मैं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहा हूँ, क्या ये इंटरेस्ट मेरा बच जाएगा अगर मैं फोरक्लोज़र करता हूँ तो? अगर वो कहता है नहीं ये सब नहीं होगा या क्या-क्या एक्शन बैंक ले सकता है? वैसे वो कहेगा कि हमने टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी है, आप पढ़ लीजिए। अब प्रॉब्लम क्या है वो 500 टर्म्स एंड कंडीशंस है, इतनी बारीक-बारीक लिखी गई हैं, आप पढ़ ही नहीं पाएँगे। आप बोलिए भाई मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दो। अपने जो 10-15 सवाल हैं वो सामने रख दो। मेरा लोन इंश्योर्ड है कि नहीं है? इंश्योरेंस है तो कौन-सा इंश्योरेंस किया है? और क्या मेरी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड है या मैं इंश्योर्ड हूँ? मतलब कई बार क्या होता है, आपको पूछा गया लोन इंश्योरेंस कराना है आरबीआई की गाइडलाइंस ही है, तो लोन इंश्योरेंस करा देते हैं। लेकिन लोन इंश्योरेंस में क्या है, आपने घर पर लोन लिया, घर का इंश्योरेंस कर दिया। अब मान लीजिए अगर घर को कुछ हो गया, डैमेज हो गया, तो कल को बैंक को पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति को कुछ हो गया तो व्यक्ति को हो गया तो घर ले लेगा बैंक और घर को कुछ हुआ तो घर से इंश्योरेंस से पैसा ले लेगा। लेकिन उसमें होना क्या चाहिए? व्यक्ति का इंश्योरेंस होना चाहिए कि आपका लोन पूरी तरह इंश्योर्ड है और कंप्लीट इंश्योरेंस होना चाहिए और उसके पेपर होने चाहिए। ये नहीं चलेगा कि हाँ, इंश्योरेंस कर दिया हमने। कंप्लीट इंश्योरेंस चाहिए, एक्सीडेंटल नहीं चलेगा, क्रिटिकल इलनेस नहीं चलेगा। प्रॉब्लम क्या है? क्रिटिकल इलनेस का डाल दिया। अब क्रिटिकल इलनेस में कुछ बीमारियां हैं, कुछ नहीं है। अब मान लीजिए रोड पर एक्सीडेंट हुआ, नेचुरल डेथ हुआ, तो उसमें तो वो कवर नहीं होगा। और ये मूर्ख बनाने का काम है भाई, व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, जिसने लोन लिया उसका लोन माफ हो जाना चाहिए। कैसे डेथ हुई इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जानबूझ करके, ताकि आपका प्रीमियम ना देना पड़े, पैसा ना देना पड़े, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों को अगर पैसा देना पड़ेगा तो नुकसान हो जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनियां नहीं चाहती हैं पैसा देना पड़े और ये कर रहे हैं इस तरह से काम। तो पता कर लीजिए, वो पेपर आपके पास होने चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट का, फ्लोटिंग है तो, फिक्स है तो, कितना अमाउंट पे करना है, कितनी ईएमआई रहेगी, ईएमआई बढ़ेगी तो नहीं।
अगर मोरेटोरियम मिलेगा तो कितने दिन का मिल सकता है, कितनी बार लोन रिस्ट्रक्चर हो सकता है, ईएमआई को कम या ज्यादा कराना हो तो कराया जा सकता है, ड्यूरेशन को कम या ज्यादा कराना हो कराया जा सकता है, फोरक्लोजर का चार्जेस क्या होंगे, आपके इंश्योरेंस का कौन सा करेंगे, इंश्योरेंस का कितना अमाउंट होगा, क्या वो ईएमआई में इंक्लूड होगा या अलग से इंश्योरेंस का अमाउंट हमें देना होगा, प्रीमियम अलग से पे करना पड़ेगा, क्या एनुअल इसको रिन्यूअल होगा इंश्योरेंस का या कंप्लीट आपने ईएमआई में ऐड कर दिया है, जब तक ईएमआई चलती रही तब तक का इंश्योरेंस होगा, क्योंकि उसमें क्या है, 1 साल का इंश्योरेंस कर दिया, सेकंड ईयर रिन्यूअल कराया नहीं, 5 साल बाद बंदा एक्सपायर कर गया, घर वाले कह रहे हैं इंश्योरेंस था, वो कहते हैं नहीं जी उसने रिन्यू नहीं कराया था, और भाई उसमें ईएमआई में ऐड कर दो ना। ईएमआई में अगर टोटल मान लो आपका 20 साल का 15 साल का ड्यूरेशन है, टोटल इंटरेस्ट का ईएमआई का आपको अगर वो 15 साल में डिवाइड कर दे टोटल प्रीमियम को, तो हर ईएमआई में जो आपकी 25 हजार की आ रही है वो 26-27 हजार की चली जाएगी, 1000-2000 रुपए ऐड हो जाएंगे, लेकिन कम से कम आपका जब तक लोन चल रहा है लोन टेन्योर का ही इंश्योरेंस पूरा होगा और आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो इस छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिए, लोन लेना नहीं है, पहले प्रयास लें तो कम मतलब उतना लें जितना आपको जरूरत है, और कहीं से उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे, मान लीजिए जो आपने सोचा बिजनेस आइडिया, जो आपने सोचा एक्सपेंशन, जो भी आपने सोचा, इसको पे कहां से करेंगे, अगर वो नहीं रहा या वैसा नहीं चला जैसा आपने सोचा था, तो आपका इमरजेंसी प्लान क्या है, अगर लोन से निकलने का कोई इमरजेंसी प्लान होगा तो आप काफी हद तक टेंशन फ्री रह पाएंगे, आप काफी हद तक लोन को पे भी कर देंगे, और नहीं पे करेंगे तो एक इमरजेंसी प्लान आपके पास है। लेकिन अगर बैकअप नहीं है, कोई इमरजेंसी प्लान नहीं है, आपने ये सारी चीजें नहीं पूछी हैं, तो पूरी पूरी संभावना है आप कर्जे की दलदल में फंसेंगे, और कर्जा चुकाने के लिए तो कर्जा कभी मत लेना। अगर कर्जा लेना भी है तो काम के लिए लेना, बिजनेस के लिए लेना, एक्सपेंशन के लिए लेना, एजुकेशन के लिए ले लेना, ग्रोथ के लिए लेना, अपनी लग्जरी के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, अपने खर्चे को पूरे करने के लिए, कर्जों को उतारने के लिए, ईएमआई को भरने के लिए, इस चीज के लिए कर्जा मत लेना। ये कर्जे की दलदल है, अगर एक बार इसमें फंस गए निकल नहीं पाएंगे, कोई नहीं निकाल पाएगा, आप कर्जे की दलदल में धंसते चले जाएंगे, और जितना ज्यादा कर्जा आपके ऊपर होगा उतना आपके लिए कर्जे की दलदल से बाहर निकल पाना असंभव हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा।